अगर आप एक बलून को अपने बालों में रगड़े तो आप ये पाएंगे कि ये बलून आपके बालों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से अगर एक दूसरे बलून को भी आप अपने बालों में रगड़े, मतलब दो बलून्स को अगर आप अपने सिर में रगड़े और फिर उन दोनों को आप करीब लाएं, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों बलून्स एक दूसरे को रेपेल करेगा, अपने से दूर धकेलेगा। तो यहां बलून बाल को खींच रहा है और यहां दो बलून्स एक दूसरे को रेपेल कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए यूनिवर्स के दो बहुत ही फंडामेंटल चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहला तो मास और दूसरा फ्री एनर्जी, कंप्लीटली फ्री एनर्जी, जैसे कि लाइट। तो मास के केस में क्या होता है कि मास अपने आसपास के स्पेस को बेंट करता है और उस बेंट स्पेस के कारण उसके आसपास अगर कोई दूसरा मास है तो दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये दो एक दूसरे के अंदर समा जाना चाहता है, कोलैप्स कर जाना चाहता है। मानो ये कोई ब्लैक होल बनाने की कोशिश करता है, एक पॉइंट में ये कन्वर्ज करने का टेंडेंसी रखता है। ये फंडामेंटल बिहेवियर है मास का। और अगर आप एक फ्री एनर्जी को देखें, जैसे कि लाइट हो गया, बिल्कुल फ्री है, बाउंड नहीं है, तो लाइट का प्रॉपर्टी ये है कि वो चलते जाना चाहता है, चलते जाना चाहता है, आगे बढ़ते जाना चाहता है, बिना रुके हर तरफ, हर डायरेक्शन में वो चलते जाता है। यही इसका टेंडेंसी है। तो फ्री एनर्जी, इसका टेंडेंसी क्या है? इसका टेंडेंसी है चारों तरफ फैल जाना, बस चलते ही जाना, चलते ही जाना, पूरे यूनिवर्स में जहां जहां अवेलेबल स्पेस है हर जगह पे फैल जाना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से देखे, आज जो हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, जिस फॉर्म में देख रहे हैं, इसका जो रूप है, ये रूप पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मास का टेंडेंसी क्या है? ये कोलैप्स कर देगा पूरा का पूरा। जहां जहां अवेलेबल मास है हर एक को अपने तरफ खींचकर या एक दूसरे को अपने तरफ खींचकर वो कोलैप्स कर जाना चाहता है, एक पॉइंट में कन्वर्ज कर जाना चाहता है, जिससे कि यूनिवर्स पॉसिबल ही नहीं था। और फ्री एनर्जी, जैसे कि लाइट, इसका टेंडेंसी क्या है? जहां जहां अवेलेबल स्पेस है वहां चारों तरफ ये फैल जाना चाहता है। तो इससे भी, इस फैलाव से भी इस यूनिवर्स का ये फॉर्म पॉसिबल नहीं था। यहां इंटरेस्टिंगली एक और प्रॉपर्टी है, एक और टाइप का बिहेवियर हमें यूनिवर्स में दिखता है, वो है चार्ज। चार्ज के पास दोनों तरह का बिहेवियर होता है। समटाइम्स, कभी कभार चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और कभी कभार चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी करता है। और इसी सुंदर सा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है? एटम फॉर्म हो पाया है, एटम से मॉलिक्यूल फॉर्म हो पाया है, और मॉलिक्यूल से जो भी सब्सटेंसेस हम देखते हैं वो फॉर्म कर पाया है। तो चलिए थोड़ा बहुत एटम्स के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है और वहां चार्ज का रोल क्या है, ये चलिए देखते हैं। तो चलिए यहां पर हम एक हीलियम एटम कंसीडर कर लेते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। हीलियम, यहां हमने जो कंसीडर किया ये एक हीलियम एटम है। यहां पर इसके न्यूक्लियस में ये जो है ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स से बना हुआ होता है हीलियम एटम। सो ये न्यूट्रॉन्स है, येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ये न्यूट्रॉन्स है। और मैं यहां आपको बता दूं कि ये ब्लू कलर में जो आपको इस सर्कल में दिख रहा है, ये हमने इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया है। इलेक्ट्रॉन वैसे इस तरह के पार्टिकल फॉर्म में तो नहीं रहता है, ये सब आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये किस तरह का फॉर्म में रहता है? ये एक क्लाउड जैसा फॉर्म में रहता है। वैसे इस पे अभी डिटेल्स में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहां मैं लिख दूं। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं। यहां पर प्रोटॉन्स है और यहां इलेक्ट्रॉन्स है। इंटरेस्टिंगली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रहता है चार्ज, दो अलग अलग तरह का चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता है, इसीलिए तो इसका नाम न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है, जितना चार्ज अवेलेबल होता है, उसे हम E से डिनोट करते हैं।
ई, लेटर ई से डिनोट करते हैं। आगे चल के आप ये जानेंगे कि चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है और E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस पे अभी फिलहाल नहीं जाते हैं। एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उसे E से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसका अमाउंट एग्जैक्टली सेम होता है। इसमें भी ई अमाउंट का ही चार्ज होता है, लेकिन इन दोनों चार्जेस का प्रॉपर्टी ऑपोजिट होता है, नेचर ऑपोजिट होता है। एक को हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कहते हैं। सो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यहां पॉजिटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा, नेगेटिव बहुत कम, ऐसा नहीं है, या फिर पॉजिटिव अच्छा नेगेटिव बुरा, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग नेचर का चार्ज है, जिसे कि आर्बिट्ररीली, बिल्कुल रैंडमली, जब चार्जेस का पता चला था उस समय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, तो उस समय रैंडमली एक तरह के चार्ज को पॉजिटिव नाम दे दिया गया और दूसरे तरह के चार्ज को नेगेटिव कह दिया गया। आगे चल के ये पाया गया कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये नेगेटिव नेचर का होता है। तो हमने यही देखा कि प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्टली उतना ही चार्ज होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप किसी भी एटम में देखें तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे कि हीलियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम के केस में ऐसा होता है। हीलियम एटम के केस में क्या होता है? दो प्रोटॉन होता है और इसके सराउंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब आप गौर करें, यहां पर मैं बता दूं न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है, मतलब नेट चार्ज 0 होता है। आगे चल के हम देखेंगे भले ही न्यूट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल से ही बना हुआ होता है, लेकिन वो जो चार्ज्ड पार्टिकल से बना हुआ होता है उसके बावजूद नेट चार्ज, उसका टोटल चार्ज 0 बनता है। इस पे हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल देखिए यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के लिए ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और एक प्रोटॉन का चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो आप गौर करें एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और दूसरा प्रोटॉन का चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके भी ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेट चार्ज एक एटम में, इस एटम के केस में एक एटम में नेट चार्ज 0 होता है। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, एटम में अगर नेट चार्ज 0 होगा और मॉलिक्यूल्स एटम से बना हुआ होता है, तो चूंकि एटम में नेट चार्ज 0 है, एटम से ही मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल में भी नेट चार्ज 0 ही होता है और उन मॉलिक्यूल्स से और एटम से ही बना हुआ होता है जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, तो वो भी न्यूट्रल ही होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, अगर एक ग्लास रॉड को सिल्क या वुल से रब किया जाए, वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ से रब किया जाए, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आता है। ऐसा अगर 2 ग्लास रॉड्स के साथ किया जाए, 2 को अगर घिसा जाए, तो फिर उन दोनों को जब करीब लाया जाता है, जैसे यहां एक ग्लास रॉड है जिसे कि सिल्क से रब किया गया है और यहां एक ग्लास रॉड है जिसे कि सिल्क से रब किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में, और यहां से देखिए ये थ्रेड से सस्पेंडेड है तो ये फ्रीली रोटेट कर सकता है ये वाला रॉड। तो दूसरे इसी तरह के रॉड को, घिसा हुआ रॉड को अगर हम इस रॉड के सामने लाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये 2 रॉड्स एक दूसरे को रेपेल करता है, धकेलता है। इस रॉड को ये वाला रॉड धकेलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यहां पर रब किया जाता है, घिसा जाता है, तो उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास से निकलकर यहां इस क्लॉथ में आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन में चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है,
और आप गौर करें कि यहां से इस एटम से ही मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या? ऐसे सिचुएशन में आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है वो अगर यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पर एक प्रोटॉन, अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पहले बराबर था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो एक प्रोटॉन यहां पर ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहां पर दिखेगा। तो यहां पर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन अगर इस क्लॉथ में आ जाता है तो होगा क्या? क्लॉथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्लॉथ में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और चूंकि यहां से ग्लास से निकला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्लास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ग्लास में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दिखेगा। अब आप यहां पर गौर करें कि ये ग्लास जो कि घिसा हुआ था इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इस ग्लास रॉड ये भी घिसा हुआ था तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसी तरह से अगर एक प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के रोए से घिसा जाए, कैट्स फर से घिसा जाए, तो भी इसी तरह का सिचुएशन होता है। यहां पर भी प्लास्टिक रॉड को घिसा गया है और इसे सिल्क थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया। यहां पर भी वही चीज हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सिचुएशन में भी ये जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। ये प्लास्टिक रॉड जो है ये इस प्लास्टिक रॉड को रिपेल करेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक रॉड में क्या होता है, जब इसे कैट्स फर से घिसा जाता है उस समय क्या होता है कि प्लास्टिक रॉड में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, फर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसके कारण इसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और इसे भी घिसा गया तो इसमें भी है नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन अगर एक घिसा हुआ रॉड के सामने, मतलब उस रॉड को क्लॉथ से घिसा गया है, वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ से घिसा गया है, अगर उसके सामने कैट्स फर से घिसा हुआ प्लास्टिक रॉड को लाया जाए, उस समय क्या होगा? उस समय वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है। मैं इसे थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर लूं। ये रॉड जो है, ये ग्लास रॉड इस प्लास्टिक रॉड के तरफ आएगा क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है फ्रीली, तो ये घूम के इसके पास आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा यहां पर? क्योंकि प्लास्टिक रॉड में क्या है? नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि जो अपोजिट नेचर का चार्जेस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और सिमिलर चार्जेस, एक ही तरह के चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को रेपेल करता है। तो यहां आपके मन में सवाल आ सकता है कि फिर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स, जो कि सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे सिचुएटेड होता है? तो ये आप न्यूक्लियाई चैप्टर में, क्लास 12 के पार्ट 2 में न्यूक्लियाई चैप्टर में जाके, जहां पर कि न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत छोटा करके कंसाइज करके दिया गया, उसमें एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। वहां बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आप जानेंगे, तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान ले कि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस जो है जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां से आप बलून वाला केस में अगर जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही बलून को बालों में रब किया जाता है तो होता क्या है कि बालों से इलेक्ट्रॉन बलून में आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बलून में आ जाता है, जिसके कारण बलून में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और बालों से इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसके कारण बालों में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये बलून बाल को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि बालों में घिसा गया, घिसने के कारण, उस फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और जिसके कारण यहां पर अट्रैक्शन दिख रहा है। और दो घिसे हुए बलून्स में क्या होगा? देखिए, इस बलून को जब बालों में घिसा गया तो इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया जिसके कारण यहां नेगेटिव चार्ज है, और इसे भी घिसा गया है बालों में तो इसमें भी आ गया नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि सिमिलर चार्जेस
एक दूसरे को रेपेल करता है। तो यहां पर रेपल्शन होगा, एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेगा। देखिए एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से दूर है। क्यों? क्योंकि यहां पर रेपल्शन हो रहा है। सिमिलर चार्जेस रेपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख लूं, सिमिलर चार्जेस जो है, सिमिलर मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? सिमिलर चार्जेस में रेपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर धकेलता है ये। और अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होता है। और आगे चल के हम चार्जेस के यूनिट के बारे में बात करेंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दूं कि एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। एसआई यूनिट चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम। कूलॉम चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, जिसे इन शॉर्ट हम सी से डिनोट करते हैं। अब इस सीरीज में हम आगे बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि दो चार्जेस का अगर हमें अमाउंट पता हो। इस वीडियो में तो हमने यही जाना कि चार्जेस जो है अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा, लेकिन कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना रेपेल करेगा, इसके बारे में हमें बताता है कूलॉम्स लॉ। तो इस सीरीज में आगे हम कूलॉम्स लॉ पे बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउसेस थ्योरम, इस तरह के बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और भी बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।